नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज है अस्थमा दिवस। अस्थमा एक खतरनाक बीमारी। किसने नहीं जाना कि कोरोना में इस अस्थमा ने लोगों की जानें तक ले ली। लोग बेहाल घूमते रहे, लेकिन ये अस्थमा अपना रूप बराबर दिखा रहा है। कहते ये है कि अस्थमा कभी ठीक नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल होता है, कंट्रोल। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ एक ये भी रिपोर्ट है कि अस्थमा के 70% मरीज दवाओं को लेने में चिड़चिड़ाते हैं, परेशान होते हैं, भागते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में ये अस्थमा हमारे जीवन से दूर हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे दूर हो सकता है। बच्चों में भी तेजी के साथ फैल रहा है। और इस चर्चा में मेरे साथ दो विशेषज्ञ हैं, हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज तिलक, और डॉक्टर राज तिलक बच्चों के श्वास रोग के भी जाने माने डॉक्टर हैं। हम तो जब भी उनके यहाँ गए तो देखा एक को इन है जिससे पहले फुकनी, जिसको हम तो सामान्य भाषा में बोलेंगे, वो बच्चे से फुकवाया जाता, और तेज पूछो और फेंको। एक ये उनके यहाँ चलता है, माने कि बच्चा गया नहीं कि फुकनी उसको मिली नहीं। और दूसरे हमारे अस्थमा विशेषज्ञ डॉक्टर राजू कक्कड़, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर राजू कक्कड़ ने जबरदस्त तरीके से कोरोना में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, मुझे मालूम है। मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था जिसमें बताया कि किस तरीके से हम एक्सरे से पहचान सकते हैं। मैं अपने इन दोनों मेहमानों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और ये जानने का प्रयास करूँगा कि कैसे ये जो अस्थमा है उसको दूर किया जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा डॉक्टर राजू कक्कड़ जी से। डॉक्टर साहब, जरा मुझे समझाइए कि इस बार जो अस्थमा की थीम है, थीम उसमें है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। ये उसकी थीम है। मानते हैं कि विभिन्न प्रकार के गैप होते हैं। जरा थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए कि जो थीम है इसमें कैसे जागरूकता पैदा की जाएगी, इस थीम को कैसे लागू किया जाएगा, और इसमें आप सबकी भी कैसी भूमिका होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार की थीम है कि हमें अस्थमा के बारे में वो चीज़ें जो कि लोगों को नहीं मालूम है, वो दवाइयाँ जो कि जिनसे लोगों को परहेज है, उसको किस तरह से लागू करा जाए और उसका क्या कारण है। पिछले काफ़ी दशक से दिन पे दिन स्वास्थ्य में उन्नति हो रही है, नई दवाइयाँ बन रही हैं, नए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो रहे हैं, बट इंसिडेंस ऑफ एस्थमा के रोगियों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। केवल अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो 131 करोड़ लोग एस्थमा से पीड़ित हैं, जिसमें 6% लोग हैं जो कि बच्चे हैं और 3% से 8% तक है जो पुरुष होते हैं। तो क्या कारण है कि इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे नए रिसर्च होने के बावजूद भी हमारा एस्थमा का रोग बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें सांस के लिए, फेफड़ा एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर के अंदर होते हुए वायुमंडल से डायरेक्टली संपर्क में रहता है। हम कुछ खाते हैं, पीते हैं तो उसमें ये मालूम होता है कि ये बासी है, इसमें महक आ रही, हम ना लें। लेकिन सांस लेना तो हम नहीं बंद कर सकते। एक बार जब हम सांस लेते हैं तो एक टेनिस के एरिया पे जो उनका कोर्ट होता है उसके बराबर एयर हमारे अंदर जाती है, और इतनी ही क्षेत्रफल के अनुसार वो डस्ट है, इन्फेक्शन है, वो सब हम अपने सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और वो खून के द्वारा बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जाती है। जितने भी सांस, जिसे हम कहते हैं सांस फूलना कहते हैं, वो उसका कारण केवल एक फेफड़ा नहीं होता है। जो हम बात करते हैं कि दमा एक वो बीमारी है जो सांस की नलियों के द्वारा होती है, उसमें सूजन पैदा होती है और केवल सांस की नलियों में ही सूजन पैदा करने से वो सांस फूलती है। लेकिन फेफड़े के अलावा लीवर है, हार्ट है,
किडनी है, कुछ इन्फेक्शंस है, उसकी वजह से भी फेफड़े के ऊपर उसका प्रभाव होता है और हमारी सांस फूलती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सांस का कारण क्या है और उसके बारे में अगर हमें जितना ही लोगों को जागरूकता होगी उतना ही हम उसको निवारण कर सकते हैं। ठीक बात। डॉक्टर साहब, आपने 3 पॉइंट्स बताए और तीनों बड़े महत्वपूर्ण। एक तो ये कि 121 करोड़ है अस्थमा रोगी बढ़ रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या एटमॉस्फेयर के कारण, या हमारे खान पान में कुछ गड़बड़ी आ गई है, या जो एक सामान्य रूप में हम सोचते हैं कि जो है स्मोकिंग है, धूल धक्कड़ है, इस कारण है, या फिर बड़ा कड़वा सवाल है, क्या हमारी सरकार इस दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठा पा रही है? नंबर 1। और नंबर 2, आपने थोड़ा सा जिक्र कर दिया था दमा का। हमने जो जाना है कि अस्थमा में हमारी जो वायु की जो ये नलियाँ होती हैं उसमें गड़बड़ी आ जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। लेकिन ये भी आया है कि एक और अस्थमा की बात की जाती है, फिर दमा की बात की जाती है, फिर एलर्जी की बात की जाती है और साथ में कहीं टीबी को भी जोड़ दिया था। क्योंकि जरा प्रश्न बड़ा है तो मैं चाहूँगा कि बड़े टिप्स में अगर आप उत्तर दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। पहला प्रश्न आपका था कि अस्थमा के बारे में जी, कि अस्थमा क्या इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है। जी, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा वायुमंडल में, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि वायुमंडल में होने वाला प्रदूषण जो कि एक इसका मुख्य कारण है, एलर्जी, संवेदनशीलता और हमारी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सांस की नलियों को प्रभावित करती है और उसमें सूजन पैदा करनी पड़ती है। दूसरा कारण जो होता है, हम लोगों का एक जो पैटर्न है, जो इसका जो सबसे एक अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इन्हेलर्स को लेना। रोटा कैप्स हैं, डिफरेंट माध्यम से नेबुलाइजर्स हैं। लोगों को मानना है कि अगर हमने एक बार ज़िंदगी में रोटा कैप या इन्हेलर्स लिए तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। वास्तविकता इससे पूर्णतः भिन्न है। अगर कोई हम गोली लेंगे, पेट में जाएगी, खून में जाएगी, खून के द्वारा पूरे बदन में जाएगी, तो उसमें कोई आदत नहीं पड़ती। जबकि इन्हेलर्स उसमें 1/7 हिस्सा होता है, माइक्रोग्राम में डोजेस होती हैं, सीधे फेफड़े में जाती है, उसके बाद आप कुल्ला करिए, साफ करिए और वो निकल जाती है। तो लोगों का मानना कि हम कहीं अस्थमा की जो इलाज करने के लिए है वो लोग लेना नहीं चाहते हैं, स्वयं अपना इलाज करते हैं। जरा से भी सांस फूलती है, मेडिकल स्टोर में जा कर के वहाँ से दवाई लेते हैं, डॉक्टर से संपर्क में नहीं आते हैं। हर सांस के मरीज जिसको सांस फूल रही है उसका इलाज केवल सांस की नली चौड़ा करने वाली दवाइयाँ नहीं है। उसका एक कारण पहले मालूम होना चाहिए। उसका कारण है, जैसे अभी हमने आपको बताया, उसका कारण फेफड़ा है, उसका कारण लीवर है, हार्ट है, उसको डिफ्रेंशिएट करना। अगर फेफड़े की संरचना के बारे में बात करें तो अगर डिफरेंट जगह पर, जैसे उनकी सांस की नलियों का प्रभाव होना, एल्वोलाई का प्रभाव होना, वहाँ पे प्रभाव होता है, या इंटरस्टिशियम, वो स्पेस जहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, वहाँ पे अगर होता है तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, COPD है। और हर मरीज में जिसमें सांस फूलती है उसमें हम ये कहते हैं कि शायद उनको दमा हो गया है। तो इसका मुख्य कारण आपने बिल्कुल सही कहा, वायुमंडल का प्रदूषण, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार क्या बात है, तो हम हर चीज़ सरकार के ऊपर तो नहीं डाल सकते हैं। हमारा खुद का अपना दायित्व है कि हम खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सरकार तो आपसे नहीं कहती आप सिगरेट पीजिए, रात को 2 बजे तक आप पार्टी करिए, उसके बाद सवेरे आप पूरी नींद ना लीजिए और आपको सांस का अटैक तो होगा ही होगा। आपका वेट बढ़ेगा, जितना क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा उतनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और हमें सांस के मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक और डिफरेंस कर दीजिए, अस्थमा, दमा, एलर्जी और टीबी, इसका कोई लिंक है? इसको थोड़ा सा, इसको और जरा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, अगर हम अस्थमा और दमा की बात करें तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। कोई खास फर्क, दोनों ही सांस की नलियों के सूजन पैदा करने से होता है। ठीक बात। ज्यादातर ये बच्चों और बड़ों में होता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग ट्यूबरक्लोसिस या किसी इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें फेफड़े की जो संरचना होती है, एल्वोलाई और आगे का जो एरिया होता है वो इन्वॉल्व होता है, तो फेफड़े का एरिया कम हो जाता है, उसकी वजह से सांस फूलती है। ठीक बात है। तीसरी चीज होती है, एक इंटरस्टिशियल स्पेस होती है जहाँ से एल्वोलाई, जहाँ से ऑक्सीजन एक्सचेंज होकर के ब्लड में जाती है। जो आपने कोविड के समय देखा कि लोगों की सांस फूल रही, वो दमा नहीं था, वो इंटरस्टिशियम में इन्वॉल्वमेंट होता था, वहां से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती थी। तो जितना एरिया उसमें इन्वॉल्व होगा उतना ही पेशेंट सीरियस होता है। तो इन सब में डिफरेंस है। इसीलिए कहते हैं कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ये मालूम करें कि एक्चुअली आपको परेशानी कहाँ की। ठीक बात, बिल्कुल सही बात। डॉक्टर तिलक,
आप तो बच्चों को देखते हैं और मैंने थोड़ा जिक्र भी किया, बच्चों में क्या ये तेजी के साथ बढ़ रहा है? क्या अगर हम बच्चों को अभी से दवा दे दें तो बड़े होने पर दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा? या फिर ये हेरिडिटी के कारण बढ़ रहा है? क्योंकि आप अक्सर आप पूछते हैं कि इनके मामा को, दादा को, चाचा को किसी को छींक की काती की नहीं आती है, जो एलर्जी की बात है। इन जरा तीनों सवालों को मैंने एक साथ जोड़ दिया है, क्षमा कीजिएगा, जरा इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, बच्चों में जो दमा है उसमें अधिकांश मामले एलर्जी की वजह से होते हैं जी, आप 99% तक मान सकते हैं। अब एलर्जी और दमा में क्या संबंध है, यूं समझें कि ये जो कमीज मैंने पहन रखी है ये कपड़ा है, और जो मैं पतलून पहन के बैठा हूं वो भी कपड़ा है, और जेब में जो रुमाल रखा है वो भी कपड़ा है, और अगर एक टाई लगा लेता तो वो भी कपड़ा है। लेकिन कहीं उसको कमीज कहते हैं, कहीं रुमाल कहते हैं, कहीं टाई कहते हैं, और कहीं पतलून कहते हैं। वो कैसे बना हुआ है, बनावट कैसी है, कहां पहना जा रहा है, उसका उपयोग कैसा है, इस हिसाब से उसके नाम का निर्धारण होता है जी। तो इसी ढंग से अगर आंख में एलर्जी हो तो हम उसे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, नाक में हो तो उसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, अगर हमारी श्वास की नलिकाओं में हो तो वो ब्रोंकियल एस्थमा कहलाता है, अगर वो स्किन में हो तो कभी अर्टिकेरिया कहलाता है, कभी एक्जिमा कहलाता है। तो एलर्जी कारण है, वो किस ढंग से उसकी बुनावट है और किस अंग को प्रभावित कर रहा है, इससे उसका नामाकरण है। जैसे हम इस समय भारत में भी हैं और आपके स्टूडियो में कानपुर में भी बैठे हैं, और ये दोनों ही सच साथ साथ है, दोनों वैकल्पिक सच नहीं है। पहला हिस्सा ये। दूसरी चीज आपने कही, क्या बच्चों में बढ़ रहा है? सर, सब में बढ़ रहा है, बच्चों में भी बढ़ रहा है, वयस्कों में भी बढ़ रहा है, वृद्धों और महिलाओं में भी बढ़ रहा है, पर बच्चों में दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसी जगह मैंने क्वेश्चन कर लिया, जी, कारण क्या जो बच्चों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है? देखिए, सिर्फ एलर्जी या कुछ और? बड़ों में दमा पहले भी जानकार थे, और बड़ों के सांस रोग जो विशेषज्ञ हैं वो बहुतायकता में हैं, उसकी क्वालिफिकेशन भी मौजूद है। लेकिन बच्चों में ये विधा जो श्वास रोग विज्ञान वाली है बहुत नई है, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं पूरे देश के अंदर, तो होता तो था लेकिन इसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी, इसका सही उपचार नहीं हो पाता था, बचपन में इसको पकड़ा नहीं जा सक रहा था। तो अब जब पकड़ा जा सक रहा है, उसका इलाज हो रहा है, तो वो तमाम सारी चीजें जो छिपी हुई थी वो उजागर हो रही हैं, सामने आ रही हैं। तो ऐसे केसेस हैं, और जर्नली क्यों हर एज ग्रुप में बढ़ रहा है, उसका बड़ा कारण डॉक्टर कक्कड़ ने बहुत सही कहा कि पर्यावरण उसके लिए दोषी है, निश्चित रूप से दोषी है। और सारी जिम्मेदारी उन्होंने कहा आप सरकार पे नहीं रख सकते, व्यक्ति पे रखना चाहिए, मैं सहमत हूं। लेकिन अगर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 34 भारत में हो, और 34 भारत के शहरों में 3/4 उत्तर भारत में ही हो, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं व्यवस्था में कोई कमी है, कि दुनिया में जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहां ओवरऑल दमा ज्यादा है, वहां पे प्रदूषण उतना नहीं है, लेकिन हम प्रदूषण के यहां जनक हैं, बढ़ा रहे हैं, हवा में फैला रहे हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा, जब गर्म करेंगे आप किसी चीज को तो फूलती, दूध गर्म करिए ऐसे फूल जाएगा, तो जब विरल हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, तो वो तेजी से चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, तो बावंडर आ रहे हैं, आंधियां आ रही हैं। अभी आपका न्यूज़पेपर आज कह रहा था अगले 48 घंटे में तब तेज हवाएं चलेंगी, उसकी खबर आ गई है। तो ये हवाएं तेज चलेंगी तो उसके साथ धूल उड़ेगी, मतलब धूल धक्कड़ है, स्मोक है, ये सब पूरे हमारे वातावरण को पूरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं। सर इतना ही नहीं है, स्मोक बड़े करते हैं, शिकार बच्चे होते हैं, शिकार बच्चे होते हैं, शिकार पत्नियां होती हैं। तो क्या आप जिन बच्चों का इलाज करते हैं फिर आगे चल करके उनका ये समाप्त हो जाता है? देखिए, जिसमें दमा है जी, अगर ये निश्चित हो चुका है कि इसको दमा है जी, तो दमा को खत्म नहीं किया जा सकता, ये बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। लेकिन हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। रमेश जी, आप चश्मा लगाए बैठे हैं, मैं भी और डॉक्टर कक्कड़ भी। मैं तो जब 6 साल का था तब से लगाता हूं,
आज 65 साल का हूं, आज भी लगाता हूं। चश्मा लगाने से मेरी आंख ठीक नहीं हुई, लेकिन चश्मे ने मुझे जो दिया है, वो अगर ये चश्मा ना होता तो ये समझ लें आज स्टूडियो में बैठ के इस कुर्सी पे मैं तकरीर कर रहा हूं और दमा के विशेषज्ञ की तरह आपके सामने प्रस्तुत हूं। और अगर ये चश्मा ना होता, मेरी शिक्षा दीक्षा ना होती, आपके स्टूडियो के बाहर एक मूंगफली का ठेला ये डॉक्टर तिलक लगा रहा होता और तब ये डॉक्टर भी ना होता। ठीक बात, बहुत तो अच्छी। बराबरी का हक, सांस लेने का हक, अगर आपको सामान्य जिंदगी जीने का हक कोई चीज देती है तो ये दमा की जानकारी, उसका बेहतर नियंत्रण और एक लाइन में अब और आपसे जानना जी है। बिल्कुल। हम कैसे जाने कि बच्चों में ये दमा है और हम तुरंत डॉक्टर तिलक के पास जाना चाहिए? सर, डॉक्टर तिलक के पास आए या नहीं आए ये वो महत्वपूर्ण दूसरी बात, बिल्कुल नहीं है। वही मतलब नंबर 2 ये कि दमा किसी को है ऐसा एक बार में और आप पता कर लेंगे और डॉक्टर पहली दफे जाएंगे और शक्ल देख के लिखा होगा, ये भी नहीं है। दमा की डायग्नोसिस प्रायः बार बार आपका जो एक पैटर्न और ट्रेंड विकसित करता है उस पर आधारित होती है। ठीक बात है ना। एक दूसरी चीज ये कि उसके कुछ कार्डिनल साइंस हैं, लक्षण हैं, अगर वो हैं तो कहा जाता है दमा है। मेरी समझ से विशेषज्ञों का काम विशेषज्ञों पे छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। ठीक बात। जनता सिर्फ शक करे कि ये हो सकता है। ठीक बात। डॉक्टर साहब, आपने भी 2-3 बातें कही बहुत अच्छी, फेफड़ा, लीवर, हार्ट, और आपने कहा जो सांस फूलने की बात है, हम जीने से भी चढ़ के ऊपर आते हैं और ज्यादा कुछ है तो अब सांस फूलने लगती है, क्या इसे भी दवा मान लिया जाए? या फिर अगर अब आपसे पूछे फेफड़ा, हार्ट और जो लीवर है, इन तीनों से उत्पन्न होने वाली जो सांस फूलने की बीमारी है, उसमें क्या डिफरेंस क्या होता है? हम कैसे मानेंगे कि अस्थमा हमको हो गया है? देखिए, इसका बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा, जो ज़्यादातर लोगों को ये परेशान करता है कि हमें दमा है या हार्ट की परेशानी है, कोई और है। जो दमा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो वीजिंग, सीटी से आवाज़ निकलना। इस तरह की जो आवाज़ निकलती है, वीजिंग होती है, इसका पैरासिट सिम्टम होता है। छाती में जकड़न होना, खांसी आना, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग पर होना, किसी विशेष मौसम, विशेष जगह, विशेष वातावरण में जा कर के उसके सिम्टम्स का उत्पन्न होना और स्वतः अपने आप कम हो जाना या खत्म हो जाना, ये शो करता है आपको एलर्जी है, सांस की नलियों की बीमारी है। अगर वही सांस फूलना प्रोग्रेसिव है, स्मोकर है, 35-40 साल के हैं, फेफड़े की क्षमता कम होती जा रही है, जरा से चलने पे सांस फूल रही है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, ठीक कम हो रहे हैं और बीमारी ज्यादातर बढ़ती जा रही है, तो इसका कारण सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है। शॉर्ट, इसमें जनरली देखा गया जो सांस निकालते हैं उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है खींचने से, तो एक्सपेक्टरी फेज जिसे हम कहते हैं, निकालने वाला मात्रा ज्यादा होती है। जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जैसे हमने पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस के बारे में बात बहुत सुना होगा, उसमें होती है, उसमें शॉर्ट एंड शैलो ब्रेथ होती है, फेफड़े पूर्णतः फूलते नहीं है और छोटे छोटे सांस लेते हैं, इस तरह की सांस होती है, उनकी इलास्टिसिटी बहुत स्टिफ हो जाते हैं। और जबकि सीओपीडी में होता है कि फूले हुए रह जाते हैं, पूर्णतः पिचकते नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल सिम्टम्स या पेशेंट अंदर आपके कमरे में आता है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि इसको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, उसको सीओपीडी है, कि इसको सांस की बीमारी है। ठीक बात। कुछ छोटे से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे एक्सरे और ब्लड टेस्ट, सस्ते इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे देख करके आप उसको बता सकते हैं सीओपीडी है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, कि सांस होने का, दमा होने का डर होता है। जहां तक हम हार्ट के बारे में जो आपने पूछा, उसके लिए एक है कि पेशेंट की एज क्या है, एक्सरे में उनकी हार्ट की साइज क्या है, पेशेंट के पैरों में सूजन तो नहीं है, आंखों में सूजन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, चलने पर उसके छाती में दर्द तो नहीं होता है, और अगर पेशाब की ज्यादा दवा देने के बाद में उसको आराम मिलता है तो इसका मतलब है उसका संबंध हार्ट से है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा है, पेशाब में दिक्कत है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, किडनी से संबंधित है। अगर अल्कोहलिक है, लीवर में दर्द हो रहा है, लीवर की परेशानी है तो लीवर की वजह से सांस फूल रही है। अगर उसको मलेरिया, डेंगू, इस तरह की चीज़ें या कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया है जो फेफड़े में एक्सरे में ही दिख रहा है, यानी कि उसको इन्फेक्शन की वजह से हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, उसमें कोई भी कारण जिससे लंग में इंसर्ट होती है उसमें जो सांस फूलती है उसका वो कारण होता है। ठीक बात। कारण बहुत, लेकिन सांस फूलना एक। ठीक बात। उसको हमें डिफरेंशिएट करना। ठीक। डॉक्टर तिलक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत
अच्छे ढंग से बताया, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो हमारा वातावरण है, ये जो प्रदूषण है वो हमारे लिए अस्थमा पैदा कर रहा है। और एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि कानपुर में सबसे ज़्यादा अस्थमा के रोगी हैं, और यहाँ पर एक समय था कि टीबी, अब इस समय अस्थमा के सबसे ज़्यादा रोगी, ऐसी एक रिपोर्ट भी आई थी पिछले दिनों। मेरा एक आपसे ये भी जानना कि जो ये बच्चों में जो ये दमा का रोग फैल रहा है, ये इसका मेन कारण आप सिर्फ प्रदूषण मानते हैं, या हेरिडिटी मानते हैं, या एलर्जी मानते, या फिर जीवन शैली को भी मानते हैं? तो बच्चों में वो कौन सी जीवन शैली का बदलाव आ रहा है जिसके कारण दमा का रोग हो रहा है? देखिए, बच्चे कोई ऐसा नहीं है कि कट ऑफ पॉइंट है कि 2 साल का है तो बच्चा है, उससे छोटा है तो नहीं है, और बड़ा है तो नहीं है जी। बच्चा होना जो है वो गर्भ में शिशु से लेकर के, गर्भस्थ शिशु से लेकर के और 18 साल तक, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता, वो सारा कालखंड बच्चा ही है। और बच्चों में लाइफ स्टाइल के खराब करने के लिए उसके माँ बाप ही जिम्मेदार हैं। जहां हम उनकी जायज और नाजायज सारे मांगों को मानने लगते हैं और बच्चा हमें नियंत्रित करता है और हम नियंत्रित होते चले जाते हैं, वहां अंकल चिप्स और चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज और केक्स ये तो सामान्य धर्म बन जाता है। लूडो शुरू हो जाता है, मालूम पड़ता है फुटबॉल तो खेली जा रही है लेकिन वो वीडियो गेम में उंगलियों के साथ खेली जा रही है, मैदान में नहीं खेली जा रही। जहां ये आचरण शुरू हो जाएगा, ये लाइफ स्टाइल है, वहां मोटापा आपको घेर लेगा। और जब मोटापा आपको घेर लेगा तो समझ लीजिए दमा आपकी छाती पे चढ़ के बैठ जाएगा, अगर वो आपके अंदर मौजूद है तो। मुद्दा यही है कि दमा के साथ सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो आप दमा की छाती पे चढ़ के बैठ जाइए और नहीं तो वो आपकी छाती पे चढ़ के बैठ जाएगा, तीसरा रास्ता नहीं है। तो बच्चों की भी लाइफ स्टाइल है, वो खेल कूद करते हैं नहीं करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं नहीं लेते हैं, भोजन प्रणाली और व्यवस्था उनकी जो होनी चाहिए वैसी है, या वो जंक फूड की तरह ज्यादा प्रेरित हैं। वो जो है बाय एंड लार्ज, एंजाइटी आप समझते होंगे सिर्फ बड़ों का मुद्दा है, लेकिन बच्चों में भी एंजाइटी, टेंशन, स्कूल पास हो जाए, आगे दौड़ है और वहां उसमें शरीक होना है और छूट न जाए कुछ, और ये सब माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ऐसा लगता है चूहा दौड़ चल रही है, खूब तेजी से आगे दौड़े, लेकिन जब अंत में पहुंचे तब भी रहे चूहा ही। तो ये चूहा दौड़ का हिस्सा बनाने के लिए ये तमाम सोच जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि लाइफ स्टाइल डिजीजेस अगर हमें ठीक करनी है तो सोच बदलनी होगी। ठीक बात, बहुत अच्छी बात की। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा की। डॉक्टर कक्कड़, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक होता है सीवियर एक्यूट अस्थमा, ये क्या होता है? और कहते हैं एक बात और ऐसी में मैं जोड़े दे रहा हूँ, जाड़ों में बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है, जाड़ों में बूढ़े लोग बेहाल हो जाते हैं, मैंने देखा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप डॉक्टर साहब? आपने बिल्कुल सही कहा, सीवियर एक्यूट अस्थमा वो अस्थमा जो कि एकदम से होता है और इतना सीवियर होता है कि उसके ऊपर जो यूजुअल मेडिसिन हम लोग दे रहे होते हैं उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। अस्थमा की जो दवाइयाँ होती हैं वो 2 होती हैं, एक होता है रिलीवर, एक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। होता यह है कि जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है, तो उसको मजा तो दर्द की दवा से आता है, जो एक्चुअल ब्लड प्रेशर की दवा खाने से नहीं आता। अस्थमा की दवा हम लोग छोड़ देते हैं और जो यूजुअली पेशेंट होते हैं वो रिलीवर लेने लग जाते हैं, वो इनहेलर्स में वो चीज़ें लेते हैं जो कि फ़ौरन आराम करते हैं। कोई भी अस्थमा सीवियर हो जाए, उसमें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाए, उसको हम लोग एक्यूट अस्थमा या सीवियर अस्थमा हम लोग कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल में लाके एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी इनहेलर्स लेते हैं, जो हमारे ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं, वो पहले हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार लेते हैं, दिन में 2 बार 3 बार 8 बार लेते रहें, तब भी हमें अगर आराम नहीं मिल रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग सीवियर अस्थमा, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। इसके लिए फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इतना सीवियर ना हो जाए कि हमें आईसीयू में जा करके वहाँ पे पहुँचना पड़े। तो ये हमारा एक वो था कि सीवियर अस्थमा क्यों होता है, और उसका मुख्य कारण होता है वायुमंडल प्रदूषण या एलर्जी, ये जो कि डॉक्टर तिलक ने आपको पहले ही बताया है। डॉक्टर साहब, ये क्या जाड़ों में ज्यादा परेशान करता है? हाँ, जाड़ों में 2 चीजें होती हैं। जब भी ठंडक होती है तो वायुमंडल में जितनी भी गैसेस होती हैं, जितने भी पैल्यूटेंट्स होते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, फॉग होता है और उसके साथ में
वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर यूनिट एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एक सांस में जितना हम पार्टिकल्स लेते हैं वो ठंडक के समय में उससे ज़्यादा हो जाते हैं। ठंडक के समय पे हम लोग कुछ आग जलाते हैं, कुछ दरवाजे बंद कर देते हैं, एरिया बिल्कुल वेंटिलेशन कम हो जाता है, उसकी वजह से सांस के अटैक्स ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा ठंडक के समय और बीमारियां हार्ट से संबंधित वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो उसके लिए जो हम लोगों का जो पैटर्न है, हम लोग कुछ भी जला देते हैं और एयर का मूवमेंट कम होता है तो उसका डाइल्यूशन नहीं हो पाता और हम लोग को ठंडक के समय में अटैक ज़्यादा पड़ते हैं। डॉक्टर तिलक, अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपने भी जिक्र किया इनहेलर का, आपने भी किया नेबुलाइजर, सबके जिक्र हुए हैं। कहते हैं कि इसको लेने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और ये भी कहा जा रहा है कि सुबह शाम ही लेना चाहिए। और दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर आपने इसमें ये सफाई नहीं रखी और ये नहीं देखा और फूका नहीं और दवा ठीक से नहीं डाली तो फिर ये नुकसानदायक भी हो जाएगा कि ये आपके फंगस चला जाए, कुछ हो जाए। और अब ये भी बताते हैं कि अब एक इसकी तोड़ भी आ गई है कि एक छोटा आ गया है न, उसको आप यूज करते रहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? जरा इसको लेकर के काफी भ्रांतियां होती हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि दवाइयां जो इनहेलर मार्ग से यानी श्वास मार्ग से दी जाती हैं जी, उसके बारे में यही भ्रम है जो आपने सब कहा। अभी सबसे कम सावधानियों की जरूरत है। जो हमने खुराक लिखी है गलत ढंग से भी लेंगे, 1 महीना भी गलत ढंग से लेंगे तो साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं, शायद हों तब भी नहीं। ये बात और है कि आपको असर भी नहीं होगा। लेकिन यही गोलियां अगर आप उस ढंग से करने लगे, कैप्सूल करने लगे, इंजेक्शन करने लगे कि हम 10 गुना ले लेंगे और जब चाहें तब खाएं और ना खाएं, तो आपको जो प्रभाव होंगे शायद आप देखने के लिए शेष भी ना बचें। तो जो लोहे का हथौड़ा है, जोर से चोट करता है, जिसमें ढेर सी ताकत लगानी पड़ती है, लोहार का हथौड़ा है ओरल मेडिसिन। और जहां हम छोटी सी चोट से असर पैदा कर लेते हैं, वो विधा आज की आधुनिक विधा, जहां इतनी दवा की जगह हम मात्र इतनी देते हैं, होम्योपैथिक डोज में आ जाते हैं, जहां हम दवा को उसके टारगेट पे ही डिलीवर करते हैं। कि सांस की नली में प्रॉब्लम है तो हमें पूरे सिस्टम में दवा करने भेजने की क्या जरूरत है? रमेश जी ले आए और डॉक्टर तिलक को लाके सीधे स्टूडियो में बैठाएं, पूरा स्टूडियो को मुआयना करने की क्या जरूरत है हमको? 2 नंबर 3 ये कि बाय एंड लार्ज सीधे तत्काल तो फायदा भी तत्काल, ये लाभकारी इतनी है। ये नया तरीका है सर, और मैं समझता हूं नया तरीका यही नहीं, कोई भी हो उसके बारे में लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, नए प्रश्न आते हैं, उसको स्वीकार करने में देर लगती है। लेकिन मैंने जो ग्राह्यता देखी है इसी समाज में पिछले 30 वर्षों में दमा की प्रैक्टिस करते हुए, उतना बेहतर अनुभव मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। जब मैं आया था तब निबुलाइजर नए नए आए थे और उस समय के जो वरिष्ठ चिकित्सक थे वो कहते थे, मैं 30 साल पहले सब युवा हुआ करता था, कि ये नए डॉक्टरों के चोचले हैं, हमने तो न जाने कितने लोग भाप सुहा के ठीक कर दिए। और कुछ दिन में मैंने देखा वही निबुलाइजर इस्तेमाल करने लगे। अब मरीजों की तरफ से डिमांड आती है कि डॉक्टर साहब इसकी जरूरत तो नहीं है कि बच्चे को देना हो। तो ये ग्राह्यता, ये स्वीकार्य, ये उसकी सफलता का प्रमाण है कि मांग कहां से आ रही है। आप देखेंगे कुछ दिन में सारी बाधाएं दूर होंगी और हम न्यूनतम दवा से शीघ्रतम और बिना साइड इफेक्ट के सारी बीमारियों को ठीक करेंगे। इनहेलर सिर्फ दमा की बीमारी के इलाज नहीं है, इनहेलर्स डायबिटीज के लिए, इनहेलर फेफड़े की जो फंगस की बीमारियां हैं उनके लिए, जो हमारा म्यूकस फंस जाए उसके लिए, दमा के लिए, सीओपीडी के लिए और बहुत सी बीमारियों के लिए एकमात्र एक ऐसी विधा है जिससे हम उन दवाइयों को सूक्ष्म मात्रा में उन जगहों पर पहुंचा सकते हैं जहां उन्हें ठीक करने की जरूरत है। ठीक बात है। डॉक्टर कक्कड़, मैं आपसे ये जरा जानना चाहता हूं कि जब कोरोना काल था तो शायद आपने बहुत निकट से सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, सांस में दिक्कतें और खास तौर से उन अस्थमा मरीजों को भी देखा था जिनकी जानें तक चली गई। क्या कहेंगे, कितना घातक है ये अस्थमा कोरोना काल में?
बिल्कुल आपने सही कहा। वो पीरियड एक बहुत ही ख़राब एक पीरियड था और आशा करेंगे वो शायद कभी ना आए। कभी ना आए। वो समय था जबकि पूरा विश्व रुक गया था। पहली बार विश्व में हुआ होगा, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी, सब अपने घर में रुके हुए थे, हर आदमी डरा हुआ था। लेकिन एक वो भी था जब हम लोग काम कर रहे थे, आईसीयू में जाते थे, पेशेंट को डायरेक्टली टच करते थे और देखते थे। जी हाँ, मुश्किल वक्त था लेकिन निकल गया। और उस पीरियड में सांस फूल रही थी, विशेष करके वो लोग जो बुजुर्ग थे, वो लोग जिनको कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ थी, हार्ट की बीमारी थी, कैंसर के मरीज़ थे, रीनल प्रॉब्लम थी, जिनको डायलिसिस हो रही थी, उनको भी सांस फूल रही थी। वो पेशेंट जिनको सांस की बीमारियां थी, उनको भी सांस फूल रही थी। और ये पता करना कि वो सांस की बीमारी उनको सांस के अटैक की वजह से है कि उनको लंग में फाइब्रोसिस हो रही है या कोविड की वजह से उनका फेफड़ा इन्वॉल्व है। जी हाँ, हम लोग केवल एक्सरे करते थे। उस पीरियड में ये भी पॉसिबल नहीं था कि हम लोग बहुत ज़्यादा सीटी सबका हो जाए या सबके वो सारी जांचें हो जाएं जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरत होती है। सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। सारे हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए थे। मुश्किल थी लेकिन संभव थी। जो पेशेंट में सांस के मरीज़ थे, हमने जैसे बताया, सांस के पेशेंट में सांस की नलियों में प्रभाव होता है। जो कोविड के पेशेंट थे उसमें इंटरस्टिशियम में, जहाँ की ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, वहाँ पे प्रभाव होता है। सांस के मरीजों को देख करके उनमें सीटीसी बजना, जो उनके सिम्टम्स होते हैं, उसके द्वारा मालूम पड़ जाता है। इस स्टेथो से हम लोगों ने कोविड पीरियड में भी एग्जामिन करा था और उसके बाद भी करा है। केवल स्टेथो रख करके उसमें वीजिंग की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें क्रैकलिंग साउंड्स हो रही हैं, इसका मतलब है उसको इंटरस्टिशियम में इन्वॉल्वमेंट है। एक्सरे देख करके अगर 20% 25% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो रही है, तो आगे आने के समय में उसमें फाइब्रोसिस का डर होता है। एंटी फाइब्रोटिक ड्रग की ज़रूरत होती है, जो एंटी वायरल मेडिसिन की ज़रूरत होती है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने करी और देखा जाए तो हम लोगों को रिस्पांस भी अच्छा मिला। और भारतवर्ष में ये बात मानना पड़ेगा, जिस तरह गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया है, स्पेशली हम कानपुर की बात करें, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना हम लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिले, शायद कंट्री के दूसरे कंट्रीज में उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले। तो क्या ये माना जाए कि कोरोना में जो सांस फूलने की बीमारी वाले जो मरीज आए, उसमें अस्थमा के सबसे ज़्यादा थे? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि अस्थमा। हमने जैसा कहा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, ठीक बात है, जिनकी इम्यूनिटी कम थी, जिसमें इन्फेक्शन जल्दी होने का डर था, वहां पे ये था, इन्फेक्शन ज़्यादा होता था। अस्थमा के पेशेंट भी थे क्योंकि वो एरिया जहाँ के इन्फ्लेम्ड एरिया है, क्योंकि अगर कोई भी डिजीज़ होती है उसमें दो चीज़ें काम करती हैं जिससे हम एक्सपोज हो रहे हैं, जो वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म है जिससे इन्फेक्शन हो रहा है, और आपका बॉडी का रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ह्यूमन बॉडी में जहाँ सांस तंत्र है, एक लोकल रेजिस्टेंस होता है, एक पूरी बॉडी की इम्यूनिटी होती है। जो एजमेटिक हैं, जो सीओपीडी के पेशेंट हैं, उसमें लोकल इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, लड़ने की क्षमता कम होती है और इन्फेक्शन जल्दी बॉडी में घुसता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो एजमेटिक हैं, जिनको सीओपीडी है, जो स्मोकर्स हैं, उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, इसलिए ये इंसिडेंस ज़्यादा होता है। आपकी बात सही है। डॉक्टर तिलक, ये बताइए, आपका तो बड़ा अनुभव है और बच्चों के मामले में भी, बड़ों के मामले में भी, क्या करना चाहिए? कौन से साधन सरकार अपनाए जिससे हम इस पर अंकुश लगा सकें या इसको कंट्रोल कर सकें? कि कोई दूर तो हो नहीं सकता, तो क्या करना क्या चाहिए? आपके लिए क्या सुझाव हैं? देखिए, बेसिकली जब हम पर्यावरण की बात करेंगे जी, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को देखना पड़ेगा जी। यहाँ जिस किस्म का अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है, ठीक बात, बहुत जिस किस्म की रासायनिक अराजकता सारे वातावरण में व्याप्त है कि कहाँ कितने भी पटाखे चलाओ, कुछ भी चलाओ, धुआं उड़ रहा है, आंधी चल रही है, जाम लगा हुआ है, गाड़ियां जो हैं ईंधन का धुआं उगल रही हैं, है ना। गरीबी उन्मूलन दूसरा बड़ा अभियान हो सकता है जो उसको ठीक करेगा। आप देखें कि हम जो दुनिया में भूखे देश हैं उनकी श्रृंखला में कितने नीचे हैं। हमारे देश में भूख के जो प्रभाव हैं, मेल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, है ना, ये सब थे। और जहां कोरोना काल में उस गरीब तबके को भोजन मिलना शुरू हुआ, हम नीचे से 3 4 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। तो ये बताता है कि इस 80,000 आबादी को वो अपनी जरूरत का भोजन भी नहीं ले पाती। तो जिसके पास भोजन खरीदने की सामर्थ्य नहीं हो,
आप सोचें कि वो ईंधन कैसे खरीदेगा। और जब ईंधन नहीं मिलता है तो ये आबादी जो 150 रुपया प्रतिदिन कमाती है और परिवार का गुजारा करती है, वो कंडे जलाती है और लकड़ी जलाती है और केरोसिन जलाती है, और उसके किचन के अंदर जो वातावरण निर्मित होता है, ना वहां खिड़कियां होती हैं, ना वेंटिलेशन, और एग्जॉस्ट लगे होते हैं सीमित साधन की वजह से। नतीजा यह है कि वहां काम करने वाली महिला और उसका पल्लू पकड़े खड़ा हुआ वो छोटा सा बच्चा, वो भी सांस की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। तो बड़े अभियान किस ढंग से, ये जो मुझे लगता है ये सब्सिडी इस तबके को निरंतर जारी रहनी चाहिए, ठीक बात है, अनिश्चित काल तक जारी रहनी चाहिए। इस देश को हम भूखा और नंगा नहीं रख सकते। इस देश में हम अवस्थापना सुविधाओं को अगर ठीक नहीं करेंगे तो हम ट्रैफिक हजार्ड से उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। सरकार कर रही है, ऐसा नहीं कहता कि नहीं कर रही है, लेकिन वो जितना होना चाहिए उससे बहुत अपर्याप्त है। ठीक बात है, चुनौती बहुत बड़ी है। ठीक बात है। डॉक्टर राजीव कक्कड़, क्या इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे जो तिलक जी ने बात बताई है? नहीं, डॉक्टर तिलक ने बिल्कुल सही कहा है जी। कि जो हमारा जो हमारे जो डिजीज़ है उसका बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे वातावरण। हम जब पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दो तरह का पोल्यूशन, हम पोल्यूशन का मतलब सोचते हैं जो वायुमंडल में जो पोल्यूशन हो रहा है, जो बाहर गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से हो रहा है। लेकिन आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, 24 घंटे में से 18 घंटे हमारे घर पे या फिर हमारे ऑफिस में बीतते हैं, तो इंडोर पोल्यूशन को शायद हम भूल जाते हैं। ओह, क्या बहुत बड़ी बात आपने। जो हमारे मकान बन रहे हैं, छोटे से मकान होते हैं। पहले मकान बड़े बड़े होते थे, एक हिस्टोरिक मकान होते थे, जो बाथरूम होता था वो दूर होता था, किचन दूर होता था, लोग बाग बाहर जूते चप्पल निकाल के जाते थे, किचन में काम करने वाले लोग अपने कपड़े बदलते थे और फिर जाते थे। डिस्पोजेबल हम लोग हजारों साल से यूज कर रहे हैं। सुबह सुबह किचन को पहले साफ करते थे। अब तो ऐसा नहीं होता। अब हमारा 2 कमरे का फ्लैट है, 3 कमरे का फ्लैट है, वही बाथरूम है जो सीधे आपके घर के कमरों में खुल रहा है। आपके वेंटिलेशन नहीं है, हर कमरे में एक एसी लगा हुआ है, खिड़की शायद कई सालों से ना खुली हो। होम पोल्यूशन है, वार्निश है, उसमें पेंट लगा है और एक छोटा सा लैंप है, लाइट है जो जल रही है, जिसकी हीट से पेंट लगातार कुछ न कुछ वो गैस निकालता जा रहा है, जिसको आपको मालूम नहीं है वो गैस आप खुद ले रहे हैं। वो वार्निश अपने आप मेल्ट करके उससे कुछ न कुछ निकालती जा रही है। वो कोने जो कभी आज तक साफ नहीं हुए हैं, जो उस कमरे में 3 लोग सो रहे हैं, 2 वयस्क, एक बच्चा या 2 बच्चे, वो धीरे धीरे जब सांस लेते हैं, थोड़े घंटे बाद वो सांस सिंक्रोनाइज हो जाती है, एक नेगेटिव वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो बहुत दूर पड़ी हुई डस्ट को भी अंदर खींच लेता है, हाउस डस्ट माइट जिसे कहते हैं, और आपके सांस का कारण बन जाता है। वो लोग जो लोग की एस्मेटिक नहीं भी है, उनको भी सांस फूल रही होती है। घर में स्मोकिंग कर रहे होते हैं, एक होता है जिसको आज हम लोग बात करते हैं कि जो स्मोकर होता है उसको प्रॉब्लम, घर में जो रहता है उसको सेकंड हैंड स्मोकिंग, जो डस्ट पड़ी होती है, जो फ्यूम्स इनहेल करते हैं, जो लेडीज है, जैसा डॉक्टर तिलक ने कहा, जो बच्चा है वो भी स्मोक ले रहा है। एक थर्ड हैंड स्मोक होती है जो डस्ट पार्टिकल, जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे जमीन में टेबल में पड़ जाते हैं, उनको जब हम इनहेल करते हैं, वो थर्ड हैंड स्मोकिंग है। वो भी उतना ही हानिकारक या उससे कुछ ज्यादा हानिकारक होता है जो स्मोकर होता है। तो सारी चीजें हम खुद कर रहे हैं। जैसा डॉक्टर तिलक ने कहा, बच्चे कितनी बार खेलने जाते हैं। हम लोग तो पहले 4-5 खेलने का मतलब होता है बाहर और दौड़ना, अब वो खेलने का मतलब होता है वीडियो गेम। ठीक बात। हम लोग के सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई। अगर हम लोग कुछ खाना है तो पिज्जा या जंक फूड लेते हैं। ये बहुत नुकसान कर रहा है। और रात को हम कितने घंटे सोते हैं, और हम लोग जो कि ह्यूमन बीइंग हैं, हमें 7 घंटे 8 घंटे की नींद चाहिए, और जो बच्चा पैदा होता है उसको 17-18 घंटे की नींद चाहिए। सवेरे बच्चे के जो बस आनी है वो 6 बजे आनी है, 4-5 बजे बच्चे को उठा दिया जाता है, उसको सोने भी नहीं दिया जाता, और उससे हम अपेक्षा करते हैं कि वो टॉपर बने। रात भर वो पढ़ता है और वो सोचता है कि कल को हमारे जाके वो होगा, हम लोग अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ स्टाइल, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाइफ स्टाइल, पोल्यूशन, हमारे डाइट, हमारा जो एक्टिविटीज है, हमारी थिंकिंग, हमारी एंग्जाइटी, छोटे बच्चों में जैसा डॉक्टर तिलक ने कहा उसमें एक एंग्जाइटी है, एडल्ट में एंग्जाइटी है, एक उस दौड़ में हम लोग भाग रहे हैं जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, डेडलाइन ही नहीं है, हमें नहीं मालूम खुशी क्या होती है, हमें नहीं मालूम कहाँ पे हमें उड़ान करनी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर तिलक ये बताइए कि सामान्यतः ये माना जाता है कि जब सांस फूलती है
तो उस समय अस्थमा होता है और लोगों को नेबुलाइजेशन या जो भी जी। है आपको लेना चाहिए। जी। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जुकाम होता है, काफ़ी छींकें आने लगती है सबको, उसमें भी लोग ले लेते हैं इसको, क्या ये सही है? देखिए, नाक से एक सिलसिला शुरू होता है। जी। दरवाजा है नाक, जहां से हवा प्रवेश करती है। अब वो प्रवेश सिर्फ दरवाजे पे खड़े रहने के लिए नहीं करते कि किसी की राहत देख रही हो कि ये आएंगे और खटखटाएंगे। वो हवा अंदर जाती है, हमारे तमाम हिस्सों से गुजरती है और वो फेफड़े के अंतिम छोर तक पहुंचती है, जहां पे राजीव जी ने बहुत बढ़िया कहा कि इंटरस्टिशियम एक जगह है जहां वो खून से ऑक्सीजन बदलती है आपस में। तो इस पूरे सफर में जो कुछ भी नाक से प्रवेश करेगा, ये बात ठीक है कि उसमें तमाम सारे चेक्स हैं, बीच में सुरक्षा कवच हैं, कहीं फिल्ट्रेशन होता है, कहीं म्यूकस उसके अंदर से धूल पकड़ लेता है, लेकिन सब पूरी तरह साफ हो जाता हो ऐसा नहीं है। कुछ असर उसका आखिरी छोर तक पहुंचता है। तो जिन लोगों में दमा पहले से है और जिनको वायरल संक्रमण होने पर या एलर्जी उभरने पर पसली चलने लगती है, यदि हमको ये बात ज्ञात है कि इस व्यक्ति को ब्रिटल अस्थमा है और जरा सी शुरुआत में आगे चला जाएगा, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अगर दुश्मन की सेना दरवाजे पे आ गई है और हम सिर्फ दरवाजे का सुरक्षा करेंगे और अंदर खामोश बैठे रहेंगे, मेरी समझ से ये सही दृष्टिकोण नहीं है। बिल्कुल, हमें समग्र रूप से सारी स्थिति का आकलन करके, और फिर ये प्रश्न ऐसा है जो बेहतर हो, बजाय लोग सुलझाने के, जो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनको दे दें। ठीक बात, वो निश्चय करेंगे क्या करना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर राजीव कक्कड़, आप मुझे जरा समझाइए कि इसका कुछ सलूशन भी है इस अस्थमा का, कैसे रोकथाम करें हम लोग? एक हम अपने जीवन में चाहते हैं कि अस्थमा हमारे जीवन में ना आए, क्या करें? लक्षण आपने बता दिए, कारण बता दिए, सब कुछ बता दिया, अब जरा हमको ये भी समझाइए थोड़ा सा कि कैसे हम इसको रोकें। सर, इसको रोका नहीं जा सकता है जी। मुद्दा यह है कि अगर आपके यहाँ माता में, पिता में, या पिता के माता पिता भाई बहन में, या माँ के माता पिता भाई बहन में इस किस्म के जीन मौजूद हैं जी, तो वो जीन आनुवांशिक प्रक्रियाओं के जरिए से बच्चे तक पहुंचेंगे ही। तो ये आपका यूं समझ लें कि आप अगर गेहूं के पौधे से उपजे हैं तो गेहूं आप हैं, उसकी संरचना आपके अंदर है, लेकिन हर गेहूं जो है वो पौधा नहीं बन जाता, लहलहाता नहीं है। बहुत सा गेहूं जो कनस्तर में बंद कर दिया जाता है, पीस दिया जाता है, वो आटा बन जाता है, उससे फिर कोई आगे पौधा नहीं जाता। तो दो चीजों की आवश्यकता है। नंबर एक, वो जेनेटिक मेकअप जो हमको प्रकृति प्रदत्त है, जो माता पिता से आया है। दूसरा, वो जमीन, उपजाऊ जमीन जिसमें ये गेहूं अगर बो दिया जाए तो ये फसल लहलहाएगी इसकी। तो हम जो भी कर सकते हैं उस जमीन के बारे में कर सकते हैं, इस गेहूं की आनुवांशिकता को हम बदल नहीं सकते। ठीक, बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपने सुना तिलक जी ने दो बातें कही, बड़ा अपना अच्छे ढंग से नरेट भी किया कि वो हेरिडिटी है और उसको नहीं रोका जा सकता, फिर उपजाऊ जगह बढ़िया लहराने लगेगा। अब बताइए कि कैसे इसको रोकें हम फिर? अब ये तो बहुत ही समस्या हो गई। आपका क्या सुझाव है, क्या सलूशन है कि हम उपजाऊ में लहराने भी ना पाए, और अगर हेरिडिटी का भी है तो उससे भी हम मुकाबला कर लें? क्या सुझाव है आपका? देखिए, बिल्कुल सही डॉक्टर तिलक ने कहा है कि हेरिडिटी है। पहली बात बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी है, जो जनरल पब्लिक है, उसको ये मालूम है कि नहीं है। डॉक्टरों को भी हिस्ट्री लेकर के ये मालूम करना चाहिए, थोड़ा सा समय पेशेंट के साथ में देना चाहिए, उनकी हिस्ट्री लेके मालूम पड़े क्या ये उनके फैमिली में है कि नहीं है। हो सकता है कि जैसा उन्होंने कहा है कि मैनिफेस्ट नहीं करा है, लेकिन चांसेस मैनिफेस्ट होने के आगे हैं। तो अगर हमें मालूम है कि इनको जेनेटिकली प्री डिस्पोजिंग है, उनको एलर्जिक राइनाइटिस जुकाम होता है या पित्ती निकलती है, घर में किसी को ब्लड रिलेशन में उनको ये प्रॉब्लम है, उनको बच्चों को शुरू से ही उस सब चीज़ों से बचाव करके रखना है। पेरेंट्स को और उनके घर वालों को इस बात को मालूम होना चाहिए कि शुरुआत में ही अगर थोड़ी सी खांसी आए, हल्का सा जुकाम हो, उसी समय एक्शन लेना चाहिए। हमें मालूम है आज एकदम से हमें वायुमंडल का प्रदूषण से एकदम से एक्सपोजर हो गया है और शुरुआत हुई है, इमीडिएटली आप उसका इलाज लीजिए। वेट मत करिए कि जब हमारे सिम्टम्स इतने बढ़ जाएंगे कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तभी हम उसको शुरू करेंगे। हर खांसी का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों में सांस का मैनिफेस्टेशन केवल खांसी से भी होता है, स्पेशली बच्चों में।
तो अगर उसको खांसी आ रही है तो ये नहीं कि आपने कोई एंटीबायोटिक या कफ सिरप को बिना दवा मान करके कफ सिरप देना शुरू कर दिया। हर चीज का जिसमें कोई इफेक्ट है उसमें एक साइड इफेक्ट भी जरूर होता है। कोई दुनिया में ऐसी दवा नहीं बनी है, चाहे वो किसी भी पैथी की हो, जो बॉडी में इफेक्ट डाले और उसका साइड इफेक्ट नहीं हो। एक तो हर दवा को जुडिशली इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी जगह जा करके दवा ले करके उसका इलाज नहीं करना चाहिए। अगर हमें मालूम है हमारे फैमिली में दमा है या सांस है या एलर्जी है, उसको होने से पहले होना आप पहले से निर्धारण कर लें। मौसम बदलता है, होली दिवाली के आसपास अगर आपको सांस फूलती है, या हर पेशेंट को मालूम होता है विशेष मौसम में या विशेष जगह जाकर हमें सांस फूलती है, उस चीज को पहले से प्रिवेंशन बेस्ट एस्पेक्ट है। मुंह पे मास्क लगा लें, कवर कर लें। कोविड पीरियड में देखा कि सांस के मरीजों, सीओपीडी के मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई। उसका मुख्य कारण था वायुमंडल में होने वाला पॉल्यूशन ना होना या बहुत कम होना, एक्सपोजर कम होना। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अनियंत्रित वेट नहीं बढ़ना चाहिए, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए। दिन में कुछ देर, आधे घंटे, अगर हमें बहुत देर तक काम करना है, बहुत ज़्यादा उम्र तक काम करना है, तो अपने आप को हेल्दी रहना, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हमें अगर 1 घंटा दिन में व्यायाम करना, अच्छी सांस लेना, ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में 2 काम हम लोग पूर्णतः अच्छे से नहीं करते, एक खुल के हंसते नहीं है और गहरी सांस नहीं लेते हैं। कितनी बार आपने देखा है कि आप गहरी सांस खींच करके ले रहे हैं, यानी कि हम अपना फेफड़ा 30-40% ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पेरिफेरल एयरवेयर, जिसे हम डिस्टल कंपार्टमेंट और लंग कहते हैं, वो तो एल्वोलाई सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, सालों साल नहीं खुली हुई है। तो हम अपना रिजर्व तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पौष्टिक आहार खा रहे हैं, जंक फूड नहीं ले रहे हैं, स्मोक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल प्रॉपर रख रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी कंट्री में कहीं भी किसी भी शहर में जाए, ये कहें हम बहुत बिजी रहते हैं, ये कोई आंसर नहीं है। आपको अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा समय देना चाहिए। आप हेल्दी रहेंगे तो आपके ऊपर ये बीमारी आपको बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर तिलक ने कहा है कि इनहेलर से परहेज नहीं करना है। जो बीमारी लेटेस्ट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आजकल एंटीबायोटिक्स भी इनहेलर के फॉर्म पे आ गई हैं, नेबुलाइजेशन के फॉर्म पे आ गई हैं। समय के साथ में अपनी जो पद्धति है उसको बदलना पड़ेगा। कुछ बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, उनको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको नियंत्रण करा जा सकता है, वो हमारे हाथ में है। केवल एक दृष्टि की जरूरत है, सोच की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर तिलक, आप भी कुछ टिप्स देंगे? वैसे तो देखिए, डॉक्टर राजीव कक्कड़ ने बहुत संतुलित और बहुत बढ़िया ढंग से जो कुछ कहा है, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं उनकी, और वो आम आदमी तक ये संदेश पहुंचने चाहिए। उन्होंने जो एक खास बात कही कि जो घर हमने निर्मित किए हैं, क्या बात आपने, जो घर निर्मित किए हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए किए हैं, लेकिन इन घरों में प्रदूषण बाहर के एम्बिएंट एयर पोल्यूशन से 7 से 10 गुना हो सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जोड़ना चाहूंगा उनकी बात में, कि जो हमारी सारी पारंपरिक चीजें हैं, जरूरी नहीं वो ठीक हों। धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, यज्ञ हवन में उठता हुआ धुआं, ये कुछ व्यक्तियों के लिए जो खास तौर पे सांस के रोगी हैं, उनके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। आप गुड नाइट मैट जलाकर और तमाम सारे ये एरोसोल स्प्रे कर करके या सेंट लगा के परफ्यूम का इस्तेमाल करके आप हो सकता है कि कुछ चीजों के अंदर बेहतरी का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये स्वास्थ्य संज्ञक बेहतरी कदापि नहीं हो सकती है। हम हिट लेके आते हैं कि हम मच्छर को हिट कर दें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हिट हमें भी हिट कर सकता है। ठीक बात, बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने प्रस्तुति दी और बड़े जन सामान्य भाषा में बहुत अच्छे ढंग से। मैं आप सबके प्रति एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और भूर इस बात की सराहना करता हूं कि आपने आज अस्थमा दिवस को जन सामान्य के लिए सार्थक बना दिया। तो आपने देखा, और आप भी सतर्क हो जाइए, हेल्दी रहिए, और बड़ी अच्छी बातें की हैं। मच्छर मारने वाली दवा, अगरबत्ती, धुआं, ये सब कुछ सतर्क रहिए, वरना ये आपके अस्थमा को और बढ़ाएंगी, आपकी परेशानी को और बढ़ाएंगी। देखते रहिए
विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।